सोना चांदी ज्वेलरी खरीदना आम बात है, लेकिन बात अब यहाँ पर ज्वेलरी की डिज़ाइंस की और एक्सपीरियंशियल बाइंग की होने लगी है। मेरे साथ मिस्टर बीरेन वैद्या जुड़ रहे हैं, जो कि हाउस ऑफ रोज़ या रोज़ ब्रांड के ओनर हैं। मिस्टर वैद्या, आप ज्वेलरी एज अ सेगमेंट में तो बहुत सालों से हैं, लेकिन इसे एक लग्जरी कैटेगरी बनाने के लिए और ये जो आपने 20,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर स्टोर ओपन किया है, जो कि एक एक्सपीरियंस है अपने आप में, इसमें कितना समय लग गया? तो ये एक जर्नी है जो 1989 से चालू हुई है, जब भी मैं बाज़िल पहली बार गया था और मैंने देखा कि यहाँ कोई भी ब्रांड लग्जरी में इंडिया से नहीं है। तो ये सपना मेरे दिल में था, मैं प्राउडली इंडियन हूँ, कि एक दिन इंडिया का एक लग्जरी ब्रांड इंटरनेशनल रिकग्निशन के साथ में दुनिया कवर करेगा। तो दैट्स और आपने एब्सोल्युटली वो साकार होते हुए भी यहाँ पर किया है। जिस तरह का एक्सपीरियंशियल सेंस आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स को देते हैं, इट्स जस्ट अबाउट अमेजिंग। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी सारा घूमा है और हम अपने दर्शकों को भी यहाँ पर आसपास में यहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जब हम लग्जरी की बात यहाँ पर करते हैं तो क्लियरली आप यहाँ पर रिटेल और ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे, आप एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो। एक एक्सपीरियंस, परमात्मा ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। उस 5 सेंसेस से अब हम नक्की कर सकते हैं कि लग्जरी क्या है, मास क्या है, फैशन क्या है। तो यहाँ जो देखते हो, जो स्मेल करते हो, जो टेस्ट करते हो, जो सुनते हो और फाइनली जो फील करते हो, सब कुछ लग्जरी डिफाइन करता है। वेल एब्सोल्युटली। आप क्या कहेंगे, इंडिया में जो अगर लग्जरी मार्केट है या लग्जरी पेट्रन्स हैं, जो आपके कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर, क्या उनकी तादाद लगातार बढ़ी है? लग्जरी कस्टमर्स इंडिया में सेंचुरी से हैं। जी। पहले वो महाराजा थे, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बैंकर्स है, यंग स्टार्टअप्स है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग और हर 2 डेकेड जनरेशन चेंज होता है। तो पहले हमारे पिताजी की जनरेशन होती थी, फिर 20 साल हमारी हुई और अब द यंगर जनरेशन युवा की है। और उनका कॉन्सेप्ट लग्जरी का डिफरेंट है। बॉर्डर्स सब खुल गए गवर्नमेंट के साथ में, उनको एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और डिजिटल के साथ में व्हाट लग्जरी इज वो बराबर समझते हैं और उनको एंजॉय करना इज वन ऑफ द प्रेरोगेटिव्स। लोगों के पास पैसा भी है डिस्पोज करने के लिए, उनको बताएं उनको क्या चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम आपके स्टोर की यहाँ पर बात करें, क्या लेने आते हैं लोग यहाँ पर? किस तरह का डायमंड, एमराल्ड या रूबी, या क्या चाहते हैं लोग यहाँ पर? तो हर जनरेशन का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो रोज़ में 4 कैटेगरीज है। एक फाइन ज्वेलरी है जो एवरीडे वेयर की है, दूसरी है हाई ज्वेलरी और फिर एक्सेप्शनल्स और ट्रेजर्स। एक्सेप्शनल्स और ट्रेजर्स ऐसी कैटेगरी है जो एसेट क्लास बन जाती है, जो बोलते हैं हेirloom पीसेस, जो अपने फैमिली में रहेगी और उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। जैसे पुराने ज़माने में जो हर फैमिली में होता था स्त्री धन, वो ये रखते थे कि कभी भी कोई तकलीफ आवे फैमिली में तो ये अपना सिक्योरिटी है। ऑन द अदर साइड एवरीडे ज्वेलरी जो है, फाइन ज्वेलरी, वो एंजॉय करने के लिए होती है। और हाई ज्वेलरी है जो सोशल फंक्शंस, वेडिंग्स, वो सब चीज़ में काम आती है। एक यूनिक चीज़ है यहाँ के रोज़ में हमारे पास 16 कलेक्शंस हैं। जो ये 20 साल में 16 कलेक्शंस बने हैं। कोई लग्जरी ब्रांड वर्ल्ड वाइड में इतने सक्सेसफुल कलेक्शंस एक साथ में कभी चलते नहीं है। तो ये एक यूनिक पार्ट है और इसका एक्चुअली कल्चर से और हिस्ट्री से है। बिकॉज अपने देश में इतना डिज़ाइन का कल्चर और हिस्ट्री है, तो अपने को ये स्प्रेड हो सकता है, कर सकते हैं। यू कैन बी मोर क्रिएटिव एंड इंडिया में कलर्स मेक्स अ लॉट ऑफ वाइब्रेंसी एंड क्रिएटिविटी, तो उससे मेरी कलेक्शंस बढ़ते गए हैं। बीरेन जी, एक तरफ तो ऑफ कोर्स लग्जरी ज्वेलरी है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि क्या प्राइस रेंज है यहाँ पर, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह का स्पेंड है? सो एस्पिरेशन ऑफ लग्जरी सब कैटेगरीज में होती है। तो अगर आप देखोगे कि जो मिडिल इनकम है, अपर मिडिल इनकम है, सैलरीड है और जो वेल्दी लाइफस्टाइल से HNIs है, सबका एस्पिरेशन लग्जरी होता है। तो एक टाइम पे तो टारगेट ग्रुप सब लोग होते हैं। तो जैसे कि कोई मैनेजर काम करता है, उनको एक दिन सपना होता है कि मेरे को एक लग्जरी घड़ी लेनी है या एक लग्जरी पीस ऑफ रोज़ की ज्वेलरी लेनी है, तो वो बचा के तैयार करता है, देन दे कम। बट सो द बैंडविड्थ अभी बहुत बढ़ गया है। जैसे एक्सपोजर बढ़ गया है, डिजिटल आ गया है, यंगर कस्टमर आ गया है, तो आज द वांट एंड एस्पिरेशन ऑफ luxury and experience is at
every age group and every income group. ऐसा कहते हैं ना, जिसके पास हीरा नहीं है वो शुरुआत करता है छोटे हीरे से, फिर 1 कैरेट, 3 कैरेट, 5 कैरेट तक जाता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर होता हुआ देखते हैं। और आपने सिर्फ लग्जरी को ज्वेलरी तक सीमित यहाँ पर नहीं रखा है, आपने यहाँ पर वॉचेस, जो वर्ल्ड के बिगर ब्रांड्स हैं, उनके साथ भी यहाँ पर पार्टनर किया है। तो क्या ये एक बुके लग्जरी के तरीके से देखने की है? आज पहले तो हम ज्वेलरी करते थे, बट दीज आर ऑल रिलेटेड कैटेगरीज। लग्जरी का कैटेगरी वाइडर होता है, और मेरा सोच थोड़ा पानी के जैसा है। जैसे एक्सपीरियंस मिलता है, वही कस्टमर को आज घड़ियाँ भी खरीदते हैं, ज्वेलरी भी खरीदते हैं, लेदर गुड्स भी खरीदते हैं, आज एक्सपीरियंसेस भी खरीदते हैं। तो उन्हें सब ये चीज़ एक जगह पे मिल सकती है, तो वही टारगेट ग्रुप को आप कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते रहोगे। बीरेन जी, इंडिया को डायमंड समझने में कितने साल लग गए कि क्या कलर है, क्या कैरेटेज है, राउंड शेप है, ओवल है, प्रिंसेस है। आप कहेंगे इंडिया को अब डायमंड ठीक से समझने आने लगा है? एब्सोल्युटली, यू कैन से सो कि आज सर्टिफिकेशन के साथ में, नॉलेज और एक्सपोजर के साथ में डायमंड्स तो बराबर समझ में आ गया उनको। और रूबीज और एमरल्ड्स, क्योंकि जब हम लग्जरी डायमंड्स और लग्जरी ज्वेलरी की बात करते हैं तो ये एडेड स्टोन्स हैं यहाँ पर। क्या इनफ खरीदार हैं, लोगों को समझ में आता है? प्री इंडिपेंडेंस में नॉलेज था, बट द नॉलेज नाउ बदल गया था, एंड पीपल स्टार्टेड ओनली सीइंग डायमंड्स एज एन एसेट क्लास। तो टिल 20 years ago कोई रूबीज एमरल्ड्स के सामने देखते नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर सर्टन फैमिलीज जिसका एक्सपोजर था उसमें। फिलहाल लास्ट 20 साल में एमरल्ड्स, रूबीज और दूसरे प्रेशियस जेम्स, टैंजनाइट, सैफायर्स, स्पिनल, रूबेलाइट्स, ये सब जेमस्टोन्स में भी समझने लगे हैं अपने कंज्यूमर यहाँ, और इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ती जा रही। इनफैक्ट रूबीज एमरल्ड्स में तो डायमंड से भी ज़्यादा ग्रोथ आने लगा है इन वैल्यू। तो हाई क्वालिटीज़ में काफ़ी लोग एसेट क्लास के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। दैट इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब तक जो हम चीज़ समझ रहे हैं कि लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं, क्या वो आगे जाकर उसका रिटर्न देखते हैं, या फिर उनको लगता है कि एक वेल्थ क्रिएशन है जो आगे ख़ानदान में पास ऑन की जाएगी? सेंचुरी से इंडियन फैमिलीज़ में एक सोशल नॉर्म था कि 25% पैसा स्त्री धन में जाता था। जी। ये स्त्री धन इसलिए था, एक तो सब महिलाएं, तो फैमिली वुमेन कैन एंजॉय इट, एंड सेकेंडली इज ये फैमिली के लिए एक एसेट हो जाता था फॉर अ रेनी डे। एंड ये दोनों चीज़ के हिसाब से इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे एंजॉय, एंड ऑल्सो इट इज़ एन एसेट। ये एसेट ऐसा नहीं था कि कभी बेचने वाला था। तो लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है ज्वेलरी में? जरूर। ओके। अब आप ज्वेलरी एज अ बिजनेस में पिछले 40 साल से हैं। यस। आप जैसे आपने हमें पहले भी बताया कि ये ऐसा सेक्टर है जो हर 2 डेकेड्स में चेंज हो जाता है, जनरेशन चेंज होता है, 2 जनरेशन में चेंज होता है। ओके। तो लास्ट जनरेशन से इस जनरेशन में क्या चेंज देखते हैं आप ज्वेलरी एज अ सेक्टर में? तो 40 साल में जो पहले हम मेरे पेरेंट्स के जनरेशन को केटर करते थे, तभी उनको वैल्यू, रिलेशनशिप और ट्रस्ट दिखाई देता था ओके फॉर देम टू बाय ज्वेलरी। ठीक है। हमारे जनरेशन में एक्सपोजर आ गया टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड। कौन सा डिजाइन है, कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, हमें सब पता है। और ब्रांड्स का भी नॉलेज आने लगा और एक्सपोजर आने लगा, तो वो उसके दरमियान एस्पिरेशंस आने लगे। तो रिलेशनशिप, ट्रस्ट और वैल्यू को एस्पिरेशंस आने लगे, तो ब्रांड का वैल्यूएशन समझ में आ गया।